बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल नी रिप्लेसमेंट। नाउ वी डिस्कस टोटल नी रिप्लेसमेंट। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बायोमैकेनिक्स ऑफ आर्थ्रोप्लास्टी पढ़ी थी, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट पढ़ी थी, थेरेपी, ठीक है। अब जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट आर्थ्रोप्लास्टी। मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट की आर्थ्रोप्लास्टी कंडीशन जो है वो कैसे है, ये आज हम लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है। टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी आल्सो कॉल्ड एज टोटल नी रिप्लेसमेंट. It is widely performed procedure for advanced arthritis of the knee, primarily in old patients. ये ज्यादातर old patients में होता है बेटा। किसकी वजह से होता है? Osteoarthritis की वजह से। More than 70 years of the age with osteoarthritis. The primary goal of the TKA, total knee replacement, are to relieve pain and improve a patient's physical function and quality of life. टीके हम किस लिए करते हैं? पेशेंट की टोटल नी रिप्लेसमेंट किस लिए करते हैं? इसका प्राइमरी गोल होता है पेन को कम करना और इम्प्रूव कर देना पेशेंट की फिजिकल फंक्शन को और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ टीके। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि कौन कौन सी इंडिकेशंस है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम हिप कौन कौन सी इंडिकेशंस है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम ये करवाते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट हम करवाते हैं। ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं, इसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि कौन सी मतलब कंडीशंस होती हैं या कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है। स्वेयर जॉइंट पेन में ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जो पेशेंट्स के जॉइंट्स होते हैं ना, नी होता है खासतौर पे। नी में क्या हो जाती है? एक तो सोजिश हो जाती है और नी पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नी पेन जब स्टार्ट होता है तो पेशेंट की स्वेलिंग बढ़ती जाती है और पेशेंट इवन वॉक नहीं कर सकता, ठीक है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द नी जॉइंट, मार्क डिफॉर्मिटी ऑफ द नी सच एज जिनु वेरम और जिनु वेलगम। जिन वेलगम और जिनु वेरम की कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। ग्रॉस इंस्टेबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ मोशन में भी करते हैं कि अगर कोई इंस्टेबल पोजीशन है या लिमिटेशन ऑफ मोशन, मतलब पेशेंट सही से चल फिर नहीं सकता, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। फेलियर और नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। नॉन ऑपरेटिव मतलब अगर कोई भी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को ओस्टियोआर्थराइटिस है, वो आपके पास फिजियोथेरेपी करवाने आया, आपने उसकी 1 वीक फिजियोथेरेपी की है लेकिन पेशेंट को रिलीव नहीं हुआ, मतलब उसका पेन बढ़ता जा रहा है, उसकी स्वेलिंग भी इवन बढ़ती जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास लास्ट चांस जो होता है वो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का होता है, तो फिर उसकी टीके किया जाता है। फेलियर ऑफ द प्रीवियस सर्जिकल प्रोसीजर। अगर कोई और आपने सर्जिकल प्रोसीजर पेशेंट ने करवाया और वो सही से नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या किया जाता है? टीके किया जाता है, ठीक है। ये है जी ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। ओस्टियोआर्थराइटिस बोन स्पर में डेवलप, ये देखें ये बोन स्पर बन जाते हैं इसमें, ठीक है। बोन के इरेगुलर जो है ना छोटे छोटे स्पर्स बन जाते हैं और ये कार्टिलेज जो है ये वेयर हो जाता है, मतलब कार्टिलेज टेयर होता है इसमें और जॉइंट फ्लूइड ब्रेक्स डाउन, मतलब उसका जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये बोन में रगड़ होना शुरू हो जाएगी। रगड़ की वजह से बोन में ओस्टियोफाइट्स बनने के और ये है जी बोन स्पर्स बनने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये क्या है? ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। ठीक हो गया। मतलब इस कंडीशन में जो है ना बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है आपका नी ज्वाइंट। तो इस कंडीशन में जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है वो यही बचता है कि हम लोग क्या करा देते हैं? पेशेंट की टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स रिप्लेस्ड। कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं जो हम इसमें टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी में रिप्लेस करते हैं? इट कैन बी 3 कंपार्टमेंट्स रिप्लेस्ड। यूनी कंपार्टमेंट ओनली मीडियल और लेटरल जॉइंट सर्फेसिस रिप्लेस्ड। बाई कंपार्टमेंट में क्या करते हैं? इंटायर फिमोरल एंड टिबियल सर्फेसिस रिप्लेस्ड हो जाती हैं। और ट्राई कंपार्टमेंट में क्या होते हैं? फिमोरल, टिबियल एंड पेटिलर सर्फेसिस रिप्लेस्ड हो जाती हैं। सर्जिकल अप्रोच।
स्टैंडर्ड और ट्रेडिशनल और मिनिमल इन्वेसिव होती हैं, और इसमें क्वाड्रिसेप्स स्प्लिटिंग होती है और क्वाड्रिसेप्स स्पेयरिंग अप्रोच भी होती है। इसमें जो हम मेन अप्रोचेस यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स वो दो होती हैं, एक तो स्टैंडर्ड एंड ट्रेडिशन और मिनिमल इन्वेसिव होती हैं, एंड देन नेक्स्ट इज क्वाड्रिसेप्स स्प्लिटिंग और क्वाड्रिसेप्स स्पेयरिंग जो टेक्निक होती है, ठीक है। आगे है स्टैंडर्ड अप्रोच। स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है? इंटीरोमीडियल, parapetallar, vertical or curved incision from the distal aspect of the femoral shaft running medial to the patella to just medial of the tibia, tubercle, ranging from 8 to 12 centimeter or 13 to 15 centimeter in length. Then is minimal invasive approach क्या है? Reduced length of anteromedial skin incision 6 to 9 centimeter in length होती है। ये इंटीरियर कैप्सूल इसमें रिलीज हो जाता है, ठीक है। इम्प्लांट फिक्सेशन सीमेंटेड होती है। इसमें इम्प्लांट हम किस किस तरह के यूज करते हैं? टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी में हम किस किस तरह के इम्प्लांट यूज करते हैं? उसमें एक तो सीमेंटेड हो सकते हैं, अनसीमेंटेड हो सकते हैं और हाइब्रिड हो सकते हैं। मीन सीमेंटेड तो ये है कि सीमेंटेड हम उसमें इम्प्लांट यूज करते हैं, दोनों आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस पे सीमेंटेड हम यूज करते हैं। हो सकता है एक पे सीमेंटेड एक पे अनसीमेंटेड। और दूसरा हाइब्रिड जो है ना, हाइब्रिड मिक्स फॉर्म भी हम यूज करते हैं कि उसके अंदर कुछ और मतलब शामिल कर देना। हाइब्रिड फॉर्म में मिक्स फॉर्म भी हम इसमें यूज करते हैं, ठीक हो गया। देन इज द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, मतलब बायोमैकेनिक्स का क्या रोल है टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी में, ये अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी में भी पहले डिस्कस किया था कि बायोमैकेनिक्स का क्या रोल है और आपने किस दिन कैसे वेट मतलब वो करने हैं, और मैनेजमेंट फिजियोथेरेपी की ऑपरेशन के बाद जो प्री ऑफ फिजियोथेरेपी वाले इसमें क्या करवाते हैं और पोस्ट ऑप क्या करवाते हैं आप लोग, ठीक है। इसी तरह ही अब हम टोटल नी रिप्लेसमेंट में देखेंगे कि प्री ऑप हमने क्या क्या करवाना है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है प्री ऑप में, और देन पोस्ट ऑप में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है। द प्रिंसिपल एम, सबसे पहले जो एम ऑफ फिजियोथेरेपी है ना टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी में, वो क्या क्या है, आपने कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं, वो कौन कौन से हैं। The principal aim of the physiotherapy is to offer maximum static as well as dynamic stability to the knee. गोल्स इसमें कौन कौन से हैं? कंट्रोल पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग एंड मिनिमाइज पेन। इसमें क्या है, सबसे पहले आपने पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग और पेन को मिनिमाइज कर देना है, ठीक है। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, उसमें भी यही था कि सबसे पहले आपने इवेल्युएशन करनी है, उसमें पेन को देखना है, डिफॉर्मिटी को, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें भी प्री ऑपरेटिव जो आपने असेसमेंट इवेल्युएशन करनी है उसमें आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखनी है। ए थ्रू असेसमेंट इज डन प्रायर टू द सर्जरी एंड द पोस्ट ऑपरेटिव रिजीम ऑफ द फिजियोथेरेपी इज एक्सप्लेन टू द पेशेंट। मतलब आपने सबसे पहले उसकी प्री ऑपरेटिव जो है सबसे पहले क्या करनी है, पेशेंट की प्री ऑपरेटिव उसकी सारी रिजीम देखनी है कि प्री ऑपरेटिव उसमें क्या क्या चीज, पेन, डिफॉर्मिटी, रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, इफियन एंड एट्रोफी और कंप्लीट गेट एनालिसिस, ये सारी चीजें पेशेंट की चेक करनी है, उसको एक्सप्लेन कर देने, और देन उसको आप लोगों ने फिर बताना है कि आप ये देखें आपका पहले ये है, ठीक है, और आफ्टर ऑपरेशन इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोगों ने डिस्कस करना है पेशेंट के साथ भी, और खुद भी सारी असेसमेंट कर लेनी है पेशेंट की, ठीक है। प्री ऑपरेटिव ट्रेनिंग, पेशेंट की ट्रेनिंग आप किस किस तरह से करवाओगे प्री ऑपरेटिव में, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट की आप ट्रेनिंग करवाओगे, फिर उसको पोस्ट ऑप एक्सरसाइज की तरफ लेके जाओगे, मतलब फिर ऑपरेशन होगा और फिर आप उसकी पोस्ट ऑप एक्सरसाइज भी आप ही करवाओगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, एक्सप्लेन टू द पेशेंट्स द टोटल पोस्ट ऑपरेटिव रिजीम एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो पेशेंट को टोटल पोस्ट ऑपरेटिव आप थेरेपी समझाओगे कि क्या क्या होगा, ठीक है, उसको उसके लिए आप लोग थोड़ा गाइड करोगे, ठीक है। एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पेशेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये आप सारा उसे बताओगे। स्ट्रेंथनिंग कराओगे मसल्स की, ठीक है। एजुकेट द पेशेंट ऑन द मेजर्स टेकन इन प्रिवेंशन ऑफ एडिमा, वो मेजर्स पेशेंट को बताओगे कि जो एडिमा को कम करें, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को कम करें और चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस को कम कर दें, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन जो सबसे ज्यादा मतलब वल्नरेबल कंडीशन होती है, जो सबसे जल्दी पेशेंट को हो सकती है या पेशेंट को नुकसानदेह साबित होती है, वो क्या है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस और चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस। मतलब ये सारी जितने भी एडिमा भी हो सकता है, इवन पेशेंट्स में एडिमा किसमें, एंकल में मतलब पाँव में ज्यादा होना, फीट में ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन सारी कंडीशन से बचने के लिए पेशेंट को आप सारी ट्रेनिंग दोगे। ट्रेनिंग ऑफ आइसोमेट्रिक्स टू क्वाड्रिसेप्स
क्वाड्रिसेप्स की आइसोमेट्रिक, हैमस्ट्रिंग की और ग्लूटाई की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आप करवाओगे, मींस इनकी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। क्वाड्रिसेप्स जो है वो क्या है, हिप के एक्सटेंसर्स हैं जो कि नी को भी सपोर्ट करते हैं एक्सटेंशन में। हैमस्ट्रिंग के हैं फ्लेक्सर्स हैं जो कि नी को भी फ्लेक्शन में सपोर्ट करते हैं। एंड ग्लूटाई इज आल्सो हिप एक्सटेंसर्स। ठीक हो गया। देन इज द सेल्फ असिस्टेड पैसिव मोबिलाइजेशन। सेल्फ असिस्टेड पैसिव मोबिलाइजेशन पेशेंट की आप कराएंगे। रिलैक्स्ड फ्री मूवमेंट पेशेंट को सिखाएंगे, ठीक है। एंड देन इज टेक्निक्स ऑफ सेल्फ असिस्टेड मोबिलाइजेशन। सेल्फ असिस्टेड मोबिलाइजेशन जो पेशेंट खुद परफॉर्म कर सके, आप वो पेशेंट को गाइड करेंगे, ठीक है। देन इज पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट फिर आप पेशेंट की स्टार्ट करेंगे। जब ऑपरेट हो जाएगा तो ऑपरेट के बाद पेशेंट के आप क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी, डे 1 पे सबसे पहले जो आपने काम करना है वो क्या करना है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवानी है। देन विगरस टो एंड एंकल मूवमेंट्स, टो और एंकल की मूवमेंट स्टार्ट कर देनी है ताकि एडिमा ना होने के चांसेस हो, ठीक है। मेंटेन द लिम्ब विद पॉप ऑन विद हील और लोअर लेग रेस्टिंग ऑन ए पिलो। स्टैटिक ग्लूटाई बाय प्रेसिंग द पिलो द हील। जेंटल आइसोमेट्रिक्स टू क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स क्या है, इनकी आपने आइसोमेट्रिक स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। डे 2 टू डे 3 में हम लोगों ने क्या कराना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने स्टार्ट किया मिनिमल मूवमेंट से, पेशेंट की सिर्फ सपोर्ट एक्सरसाइजेस से, और देन एब्डक्टर्स की क्या स्ट्रेंथनिंग से। स्ट्रेंथनिंग में भी सिर्फ आप लोगों ने क्या करानी है, आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस करानी है। आपने सारी नहीं करानी स्ट्रेंथनिंग में। स्ट्रेंथनिंग में जस्ट आपने आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस करानी है, ठीक हो गया। देन डे 2 टू डे 3 तक आप लोगों ने क्या कराना है, ट्रांसफर इन बेड, वेट ट्रांसफर पेशेंट को स्टार्ट करवा देना है आप लोगों ने, ठीक है। देन जेंटल पेटिलर मोबिलाइजेशन, पेटिला की मोबिलाइजेशन स्टार्ट करवानी है। फिर उसके बाद रैपिड आइसोमेट्रिक टू क्वाड्रिसेप्स। आइसोमेट्रिक्स क्वाड्रिसेप की आइसोमेट्रिक्स जो कि आप लोग पहले करवा रहे थे उसमें क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स की रैपिड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो आप लोग करा रहे थे उसे थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, इसको स्पीडी भी कर देंगे। एंड विद 10 सेकेंड होल्ड, मतलब पहले अगर आप करवा रहे थे कि 2 सेकेंड या 5 सेकेंड होल्ड कर रहे थे, तो अभी आप लोग क्या करवाएंगे इसमें विद 10 सेकेंड होल्ड करवाएंगे। असिस्टेड एसएलआर मूवमेंट करवाना स्टार्ट कर देंगे। नी पे जो फ्लेक्सिव मूवमेंट्स है ना फ्लेक्शन की, वो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, सिर्फ एसएलआर करवाएंगे, मतलब एक्सटेंसिव मूवमेंट, सिर्फ एक्सटेंशन करवाएंगे। स्टैंड एंड एम्बुलेट विद पॉप ऑन एंड वॉकर। पॉप ऑन और वॉकर के साथ आप पेशेंट को स्टैंड और एम्बुलेट करने का प्रैक्टिस करवाएंगे। देन इज डे 4, 5 और 6। डे 4, डे 5 और डे 6 पे क्या करवाएंगे, डे 4 पे आप करवाएंगे ट्रांसफर इन चेयर के। सबसे पहले आपने डे 3 टू डे 3 पे क्या किया था, सिर्फ आप लोगों ने ट्रांसफर किया था बेड से नीचे की तरफ, ठीक है। अब पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे इन चेयर पे। सेल्फ असिस्टेड पैसिव नी फ्लेक्शन करवाएंगे, ठीक है। सेल्फ असिस्टेड मीन उसको आप लोगों ने आप क्या करेंगे, सेल्फ असिस्टेड के असिस्टेड पैसिव नी फ्लेक्शन करवाएंगे असिस्ट करके, ठीक है। लिम्ब को सपोर्ट करके नी फ्लेक्शन करवाएंगे। हील ड्रैग इन स्पाइन, बेड साइड रिलैक्स नी मूवमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द साउंड लेग इन यूनिलेटर टीकीए। यूनिलेटर टीकीए में आप क्या करेंगे, बेड साइड रिलैक्स नी मूवमेंट मींस जो उसका लिम्ब ठीक है उसको साइड पे करके दूसरे लिम्ब पे रिलैक्स नी साइड मूवमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द साउंड लेग आप करेंगे, ठीक है।
साउंड लेग मींस साउंड लेग को आप यूज करेंगे सपोर्ट देने के लिए, और जो इफेक्टेड लेग है जिसका ऑपरेट हुआ है उस लेग पे क्या करेंगे, थोड़ी सी नी मूवमेंट्स करवाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है सिटिंग विद फीट प्लेटेड ऑन द ग्राउंड एंड पुश फॉरवर्ड बाय रेजिंग ट्रंक ऑन द आर्म्स। 3 पे क्या करेंगे, डे 3 पे आप सीपीएम 5 to 10 डिग्री डेली सीपीएम देना स्टार्ट कर देंगे। सीपीएम बेसिकली जो है ना हम यूज करते हैं इस ये नी फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस के लिए, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बोथ के लिए, ठीक है। रेंज ऑफ नी फ्लेक्शन must not exceed 40 degree because transcutaneous O2 tension, oxygen tension जो transcutaneous nerve की है of the skin near the incisium decreases significantly after the 40 degree of the फ्लेक्शन। मतलब फ्लेक्शन आपने अभी जो है ना 40 डिग्री से एक्सीड नहीं करनी, क्योंकि ट्रांसकुटेनियस जो स्किन की हमारी लेयर है उसको O2 की टेंशन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए 40 डिग्री तक सीपीएम डे 3 पे सिर्फ आप लोगों ने सीपीएम डे 3 पे क्या रखना है 40 डिग्री तक, ठीक है। देन डे 4 पे क्या करना है, बिगिन एक्टिव और एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज if the wound is clear and dry, bedside active knee flexion, extension, self-assisted if necessary, ambulation without pop, can do 3 SLR without pop. Day 7 to day 10, day 7 से day 10 तक क्या करवाएंगे, work up towards 90 degree flexion by 10 to 14 days. 90 डिग्री फ्लेक्शन तक आप लोगों ने ये क्या करानी है 10 to 14 days। 90 डिग्री फ्लेक्शन अचीव हो जानी चाहिए। नी फ्लेक्शन मींस नी फ्लेक्शन 10 to 14 डे तक आपकी 90 डिग्री तक अचीव होनी चाहिए। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ये भी नी फ्लेक्सर्स होते हैं। असिस्टेड स्टेप एंड स्टेयर्स, स्टेप और स्टेयर्स को आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करवाएंगे। डे 11 to डे 13 तक 3 वीक्स तक क्या करेंगे, प्रोग्रेस ऑल एक्सरसाइजेस मींस फ्लेक्शन को इंक्रीज करते जाएंगे, हैम्स की स्ट्रेंथनिंग करवाते जाएंगे और असिस्टेड स्टेप एंड स्टेयर्स, इन सारे को प्रोग्रेस करेंगे। देन वीक 4 to वीक 6 तक क्या करेंगे, वर्क अप टुवर्ड्स नी फ्लेक्शन 110 to 115 डिग्री। मतलब चौथे से छठे हफ्ते तक 110 से 115 डिग्री नी फ्लेक्शन को बढ़ाना है। उसके लिए आप हैमस्ट्रिंग की मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, ठीक हो गया। क्वाड्रिसेप डिप्स एंड सेट्स अप, स्टेशनरी बाइसाइकिल, टोटल वेट बेरिंग विद केन। अब जो है आप पेशेंट को किस पे लेके आओगे, आहिस्ता आहिस्ता क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग इसकी स्ट्रेंथनिंग कराते जाओगे, और जब उसकी फ्लेक्शन चली जाएगी, ये जो हमने नेक्स्ट लास्ट डिस्कस किया 115 डिग्री पे, तो क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग की आप स्ट्रेंथनिंग करवाते जाओगे और फिर उसके बाद स्टेशनरी बाइसाइकिल की तरफ लेके आओगे और टोटल वेट बेरिंग पेशेंट को केन के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करवा दोगे। उसके बाद उसको वॉकिंग स्टार्ट करवाओगे और टोटल वेट बेरिंग उस पेशेंट को आप दोगे, ठीक है। ये हमारा आज का आर्थ्रोप्लास्टी का लेक्चर एंड हुआ है। फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे इन जूम सेशन में, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो वो आप लोग फिर जूम क्लास में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।